तो नेक्स्ट डे की शुरुआत यहाँ रॉबिन राउंड के सेकंड डे से होती है, जिस दिन के लिए ऑडियंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मास्टर सेंगजियान में मैदान में आकर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आज का ये मैच यहाँ टांग सेक्ट वर्सेस मेंगयू सेक्ट के दरमियान होगा, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि दोनों टीम्स अरीना में आकर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दे। जो सुनकर यहाँ 7 मॉन्स्टर्स टीम तो धीरे धीरे करके अरीना की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ यहाँ मेंगयू सेक्ट की टीम भी धीरे धीरे करके अरीना की तरफ आ रही थी, जिनके कपड़े देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लोग कितने जरा अजीब है, ये लोग ऐसे मौसम में भी अपने साथ छाते लेकर आए। वो सब लोग आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि ज़्याओ भी ये देखकर उन्हें देखते हुए बोलती है कि ये लोग जरूर इविल सोल मास्टर्स होंगे। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों ही टीम्स अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, जहाँ मिस जियांग ने ज़्याओ से कहती है कि बेशक ये लोग इविल सोल मास्टर्स तो लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन इनकी बॉडी से इविल सोल मास्टर्स वाला ऑरा अनलिश नहीं हो रहा। जो बातें सुनकर अचानक से मिस टांगू टोंग खड़े होकर कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लोग इविल सोल मास्टर्स हो या नहीं, मैं फिर भी इन सब लोगों को इंडिविजुअल मैच में हरा दूंगी। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो मुस्कुराते हुए मिस टांगू टोंग से कहता है कि अपना ख्याल रखना, जिस पर मिस टांगू टोंग ने भी मुस्कुराकर हमें सर हिलाया। दूसरी तरफ हम यहाँ इविल सोल चर्च के लीडर को देखते हैं, जो कि क्राउन प्रिंस को बता रहा था कि मेंगयू सेक्ट के सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यकीनन ये डिसाइपल्स आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएंगे और हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी जो प्लान्स है उसमें भी ये सेक्ट आपका साथ दे। क्राउन प्रिंस भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक नीचे यहाँ पर चीफ रेफरी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि टांग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई है मिस टांग वूटोंग, जबकि उसका मुकाबला करेगा मेंगयू सेक्ट का याओ चेन। चलो फिर इसी के साथ फाइट कर शुरू करते हैं। जो सुनकर अचानक से हम देखते हैं कि याओ चेन ने सबसे पहले 2 सोर्ड्स निकालते हुए तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मिस टांग वूटोंग पर हमला करने की कोशिश करी, जिससे मिस टांग वूटोंग भी डॉज करते हुए तीसरे के साथ अपने बटरफ्लाई विंग्स एक्टिवेट करके हवा में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे अपने बटरफ्लाई गॉड स्लैश शिगी का इस्तेमाल करते हुए फिर से याओ चेन पर हमला बोल दिया, जिसको वजह से हम देखते हैं कि गोल्डन ऑर्ब तीसरे के साथ याओ चेन पर आ गिरा। याओ चेन दूसरी तरफ उस गोल्डन ऑर्ब को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उस गोल्डन ऑर्ब के अंदर से कई सारे स्लैश अटैक्स भी निकल रहे थे, जिसे याओ चेन ने तीसरे के साथ भागते हुए डॉज करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो तीसरे से हवा में जंप करते हुए यहाँ मिस टांग वूटोंग पर हमला करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी अचानक दूसरी तरफ मिस टांग वूटोंग ने पहली दफा अपनी न्यू फोर्थ मार्शल सोल स्किल ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिस वजह से याओ चेन के नीचे एक ग्रेविटेशनल पुल फॉर्मेशन क्रिएट हो गया और वो याओ चेन को तेजी के साथ नीचे की तरफ खींचने लगा, जिसकी वजह से याओ चेन अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। जो कहने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वूटोंग अपने हाउटियान हैमर को बाहर निकालने लगी थी और वो साथ ही साथ कह रही थी कि मेरी इस ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक की वजह से तुम अपनी ही जगह पर बन चुके हो, उड़ चुके, तुम अपनी जगह से मूव भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें हराने के लिए तो बस सिर्फ मेरा एक ही अटैक लगेगा। जो सब कहते हुए मिस टांग वूटोंग ने यहाँ काफी कूल तरीके से अपने हाउटियान हैमर को बाहर निकाल लिया, जिसे क्लियर स्काई हैमर के नाम से भी जाना जाता है। इस हाउटियान हैमर को पहले भी टांग सेंग ने इस तरह के सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में इस्तेमाल किया है, जिसकी पावर बेशुमार थी। इस वजह से अरीना में भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग काफी जरा हैरान है। अभी अचानक मिस टांग वूटोंग भी तीसरे के साथ याओ चेन की तरफ बढ़ते हुए अपने हाउटियान हैमर को जोर से घुमाते हुए यहाँ याओ चेन पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से अरीना में तो एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। सब लोग इसी अटैक के बारे में बात कर रहे थे। इविल सोल चर्च का लीडर तो यहाँ मिस टांग वूटोंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो खुद से कहता है कि ये टांग सेक्ट वाली लड़की, इसके पास ट्विन मार्शल सोल है और साथ ही साथ हाउटियान हैमर भी। जो सुनकर मास्टर जिंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि इस लड़की ने पिछली बार भी सोल फाइटिंग कंपटीशन में इसी हाउटियान हैमर का इस्तेमाल किया था, तब तो ये लड़की गुस्से में भी थी, तब तुम्हें इसकी पावर देखनी चाहिए थी। सच में ये बिल्कुल भी मामूली लड़की नहीं। दूसरी तरफ यहाँ इस लास्ट अटैक की वजह से मिस टांग वूटोंग उस फर्स्ट बैटल को जीत चुकी थी, जिसकी वजह से यूहाओ मिस टांग वूटोंग को शाबाशी बोल रहा था। मिस टांग वूटोंग भी यूहाओ के इस पॉजिटिव गेस्चर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मिस ऑरेंज को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही थी, लेकिन वो कर भी कह सकती है। अब इसके बाद यहाँ सेकंड बैटल शुरू होने वाला था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेंगयू सेक्ट का आरडी यहाँ इस सेकंड बैटल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैदान में पहुँच गया, जो कि किसी वैम्पायर या फिर ड्रैकुला की तरह दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही चीफ रेफरी ने फाइट शुरू कराई, हम देखते हैं कि आरडी तीसरी के साथ मिस टांग वूटोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। ये दोनों ही उड़ते हुए एक दूसरे पर हमले भी कर रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे के हमलों को डॉज भी कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वूटोंग ने अपने बटरफ्लाई विंग्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आरडी को एक जोरदार हिट करते हुए पीछे हटा दिया, जिस पर आरडी गुस्सा होते हुए अपने फोर्थ मार्शल सोल स्किल डार्क बैक लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ अरीना में काफी ज्यादा डार्कनेस फैल चुकी थी, जिसकी वजह से मिस टांग वूटोंग कुछ भी नहीं देख पा रही। लेकिन आरडी खुद को एक बैट में ट्रांसफॉर्म कर चुका था, जिसकी वजह
से वो आसानी के साथ मिस टांग वुटोंग की लोकेशन को देखते उस पर लगातार हमले पर हमला करता जा रहा है, जो देखकर दूसरी तरफ यूहो भी समझ गया था कि आईडी यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मिस टांग वुटोंग की लोकेशन ढूंढ सके, क्योंकि इस डार्कनेस के अंदर सिर्फ आंखों से काम तो नहीं चलेगा। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग भी इस बात को समझती थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसे फौरन अपने बटरफ्लाई गॉडेस लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ मिस टांग वुटोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी चमकने लगी, जिस रोशनी की वजह से वहाँ पर वो जो सारा के सारा अंधेरा खत्म हो गया और उन बेड्स पर भी आग लगने लगी थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि आईडी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए मिस टांग वुटोंग के पीछे आ गया, जहाँ उसने खुद को एक बहुत बड़े बैग में ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। यूहो ये देखकर मिस टांग वुटोंग को वार्न करते हुए कहता है कि जल्दी वहाँ से हटो, क्योंकि ये एक मेंटल अटैक है। लेकिन इससे पता है कि मिस टांग वुटोंग इस बात को समझ पाती तब तक उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। आरडी ने वहाँ पर एक जोरदार चीख लगा दी, जिसकी वेव्स की वजह से मिस टांग वुटोंग का सर चकराने लगा। वो खुद पर काबू न करते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ आरडी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ मिस टांग वुटोंग को वहीं पर पकड़ चुका, जिसके बाद वो किसी वैम्पायर की तरह यहाँ मिस टांग वुटोंग की गर्दन पर अपने दांत डुबाते हुए उसका खून पीना शुरू कर देता है। ये देखकर यूहो यहाँ जोर से मिस टांग वुटोंग का नाम ले रहा था, जबकि वहाँ पर मुझे बाकी के सब लोग तो ये भयानक मंजर देखकर घबरा चुके थे। उन्हें यकीन नहीं आता कि कोई वॉरियर ऐसी हरकत भी कर सकता है। यहाँ अरीना में मिस टांग वुटोंग का खून पीने के बाद आरडी उसे जमीन पर गिरा देता है, साथ ही साथ वो यूहो को मार देने की इशारे कर रहा था। इसके बाद वो जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा। वो असल में यही बताना चाह रहा था कि अब टांग वुटोंग जिंदा नहीं बचेगी, जिस बात पर तो यहाँ यूहो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन मिंग्यू सेट के सारे दरिंदे तो अपने आरडी की ये हरकत देखकर उल्टा खुश होकर हंसी रहे थे, लेकिन उनकी ये हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक मिस टांग वुटोंग वहाँ होश में आ गई, जिसके साथ साथ यहाँ आरडी को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स गल रहे थे, जबकि साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जी अनलीश हो रही है। वो खुद के पेट को दर्द से तड़पते हुए पकड़ कर कहता है कि आखिर ये तुम्हारे ब्लड में ऐसा क्या था। इस बेवकूफ को पता ही नहीं कि इसने गॉडेस की बेटी का खून पिया है, इसको ये अंजाम तो भुगतना ही था। सब लोग ये आरडी की ये कंडीशन देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। अभी अचानक हम देखते हैं कि आरडी भी होश होकर फौरन से जमीन पर जा गिरा, जो देखकर मास्टर जेंगजोंग तेजी के साथ जाते हुए आरडी की बॉडी का चेकअप करने लगते हैं। आरडी की बॉडी से इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जो सब देखने के बाद मास्टर जोंग यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि इसके मेंडेरियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, अब ये आगे फाइट नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब सीधा सीधा यही है कि मिस टांग वुटोंग इस सेकंड बैटल को भी जीत गई। लेकिन ये जानकर तो आईडी की बहन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो फौरन से अपनी पावर अनलीश करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगी, और ये कहती है वो फौरन से बैट में ट्रांसफॉर्म होकर मिस टांग वुटोंग पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन यूहो काफी ज्यादा चौकन्ना था, वो भी फौरन मेंटल अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आरडी की बहन को यहाँ मिस टांग वुटोंग से दूर हटा देता है, जबकि उसी लम्हे का फायदा उठाकर यूहो के बाकी के टीममेट्स भी फौरन से अरीना में जम करते मिस टांग वुटोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गए। आरडी की बहन तो इस सब गुस्से से पागल हो रही थी, वो अभी भी मिस टांग वुटोंग पर हमला करना चाहती है, जो देखकर मास्टर जेंगजोंग उसे रोकते हुए फौरन से पीछे की तरफ हटा चुका, और वो साथ ही साथ कहते हैं कि तुमने स्ट्रीक अटैक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी कि मिस टांग वुटोंग यहाँ 3 बैटल्स जीत गई, जो सुनकर आरडी की बहन गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे भाई की जान ले ली और तुम चाहते हो कि मैं शांत रहूं। जो सुनकर मास्टर जेंगजोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई अभी तक मरा नहीं, बस सिर्फ उसके मेंडेरियंस डिस्ट्रॉय हुए हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से यूजलेस हो गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो अगर तुम लोगों ने दोबारा से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की, तुम्हारा पूरा की पूरा मेंग्यू सेट ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ मेंग्यू सेट को वार्निंग देने के बाद मास्टर जेंगजोंग यहाँ 7 डेमल्स के पास भी आ जाता है, जिनमें वो यूहो को कह रहा था कि तुम भी इसे वार्निंग की तरह ही समझो, क्योंकि ये दूसरी बार है जो कि तुम बीच में इंटरफियर कर रहे हो, लेकिन चूंकि तुमने स्टार्ट नहीं किया तो इसलिए तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम भी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। जिस बात से तो यूहो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो मुस्कुराकर हमें हिलाता है। लेकिन यह इन सब के बावजूद भी मास्टर जेंगजोंग अपने मन में यही सोच रहा था कि इस लड़के के रिएक्शंस तो मुझसे भी काफी ज्यादा तेज है। इससे पहले कि मैं सिचुएशन को समझ पाता, इसने ऑलरेडी रिएक्शन भी कर दिया था। दूसरी तरफ ऊपर क्राउन प्रिंस भी यहाँ इस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम तो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आरडी इस फाइट को जीत जाएगा। फिर अचानक से क्या बदल गया, जिसके बारे में वो मास्टर जिंग से भी सवाल करते पूछता है कि मास्टर जिंग क्या तुम्हें कुछ समझ आया। मास्टर जिंग यहाँ क्राउन प्रिंस को बहुत ही रिस्पेक्टफुली जवाब देते हुए कहते हैं कि 10,000 साल पहले टंगसेट अपने पॉइजन और हिडन वेपन्स के लिए काफी ज्यादा फेमस था। मुझे लगता है कि टंगसेट के सारे डिसाइपल्स ने ही अपने ब्लड में एक डेडली पॉइजन ऐड किया होगा, जिसकी वजह से कोई भी उनके ब्लड को पी नहीं सकता, वरना वो मारे जाएंगे। और आदि ने शायद यही गलती कर दी होगी। जो सुनकर यहाँ इवल सोल चर्च का लीडर जो
जवाब देते हुए कहता है कि आडी के पास ब्लड सकिंग बैट की मार्शल सोल थी, जिसकी खासियत ये है कि उस पर खतरनाक से खतरनाक पॉइजन भी जरा असर नहीं दिखाता। मुझे नहीं लगता कि कोई मामूली पॉइजन ही आडी की ऐसी कंडीशन कर चुका होगा। जरूर यहाँ टांग वुटोंग के ब्लड में कुछ न कुछ तो खास है। वो अब यहाँ मिस टांग वुटोंग की आइडेंटिटी में और भी जरा इंटरेस्टेड हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ मिस टांग वुटोंग से कह रही थी कि तुम ऑलरेडी काफी थक चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अगली फाइट करने के लिए मैं जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि 4th राउंड फाइट करने के लिए यहाँ जियाओ जियाओ मैदान में आ गई, जिसके मुकाबला करने वाले थे मिंगयू सेट की किन यूवी। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस यांग ने मिस टांग वुटोंग की बॉडी को अच्छे तरीके से चेक करती है, जो करने के बाद वो कह रही थी कि तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन और मेंडेवियस पूरी तरीके से ठीक है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन की यूहाओ भी मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और आखिर तुमने ये अचानक से आडी के साथ क्या कर दिया। जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती कि आडी के साथ हुआ क्या। मुझे बचपन से ही मेरे अंकल्स ने काफी जरा रेड रैशर्स खिलाया है, शायद इसी वजह से मेरे ब्लड में कुछ न कुछ तो अलग होगा। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ जियाओ जियाओ और किन यूवी की भी फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ पर जियाओ जियाओ अपने ट्रिपल फर्नेस का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो किन यूवी को ब्लॉक कर सके, क्योंकि किन यूवी की रफ्तार काफी जरा तेज थी। साथ ही साथ वो डबल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार जियाओ जियाओ पर हमला करते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश कर रही है। जो बात देखकर यूहो यहाँ अपने दोस्तों से कहता है कि मिंगयू सेट जानबूझकर पिछले 2 राउंड और इस राउंड में भी लगातार हमारे दोस्तों को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है लेकिन इस तरह से भला उन्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि वो लोग भी तो आगे नहीं जा पाएंगे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि फायदा उन्हें नहीं बल्कि सन मून रॉयल एकेडमी को होगा। जो सुनकर यूहो के बाकी के दोस्त भी समझ गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हाँ यही हो सकता है। इसी वजह से सन मून एम्पायर ने जानबूझकर शेक एकेडमी, टांग सेट और सन मून रॉयल एकेडमी तीनों को एक ही ग्रुप में भेज दिया ताकि ये लोग प्लानिंग से शेक एकेडमी और टांग सेट दोनों को कमजोर कर दे। इस तरीके से सन मून रॉयल एकेडमी इन दोनों टीम्स को कुचल कर आगे चला जाएगा और ये लोग दिखा पाएंगे कि ये लोग कितने सारा महान है। मिस यांगन की ये बातें सुनकर तो जू सेंशी ने उसकी तारीफें करना शुरू कर दी थी कि वाह मेरी शहजादी, तुम्हारा दिमाग तो वाकई में काफी तेज है। जबकि दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग गुस्सा होते हुए कहती है कि ऐसी चीप हरकत सन मून एम्पायर ही कर सकता है। वो जानते हैं कि अगर शराफत से लड़े तो ये लोग कभी भी हमें नहीं हरा पाएंगे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि इन लोगों की ये घटिया और नीच चालें इन लोगों पर बैकफायर कर जाए। यहाँ ये सारी बातें जो चल रही थी, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ भी यहाँ पर काफी सारा ब्रूटली अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए मिस किन्यू को काफी बुरी तरीके से धोती है और इसी के साथ जियाओ जियाओ ने अपने फर्नेस से यहाँ किन्यू को दे दनादन मार मार के उसका कचूमर ही बना दिया, जिसके साथ वो इस राउंड को भी जीत गई। जियाओ जियाओ का ऐसा रूप देखकर तो यूहो भी हैरान होते हुए कहता है कि जियाओ जियाओ तो पहले से काफी ज्यादा बदल गई। जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जियाओ जियाओ एल्डर जुआन की डायरेक्ट डिसाइपल जो बन चुकी है। अब यहाँ मिंगयू सेट लगातार 4 मैचेस हारने और 1 मैच जीतने के बाद अपने ट्रम्प कार्ड को मैदान में बेचने का फैसला करता है, जिसका नाम जू बिंग था। जू बिंग एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है, क्योंकि इसने फौरन अरीना में आती है अपने 6 सोल रिंग सब लोगों के सामने एक्टिवेट कर दी, जिसे देखकर तो सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं यहाँ फाइट देखने में मजा आएगा, ये लड़की तो कभी भी जुमिंग को नहीं हरा पाएगी। दूसरी तरफ यूहो भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए वो जियाओ जियाओ से कहता है कि जियाओ जियाओ तुम्हें प्लान याद है ना, तुम्हें प्लान के हिसाब से चलना होगा। जिस बात पर जियाओ जियाओ भी एग्री थी, लेकिन यहाँ पर फाइट शुरू होती है। अचानक से हम देखते हैं कि जू बिंग ने अपने पास से 6 मेटल सोल गाइडेंस टूल बाहर निकाल लिए, जिन मेटल सोल गाइडेंस टूल्स को वो अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि देखते ही देखते जू बिंग की एनर्जी अचानक से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, जो कि उसे एक बहुत ही बड़े खतरनाक लेवल 7 के अस्कर में बदल देती है। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर जू बिंग ऐसी किसी टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तभी अचानक यूहो ने अपनी सोल आइज का इस्तेमाल करते उसे पूरी तरीके से स्कैन करना शुरू कर दिया, जहाँ वो बताता है कि जू बिंग की सोल पावर खुद ब खुद ही इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि वो उन 6 मेटल सोल गाइडेंस टूल्स की वजह से हुआ। जिस सोल गाइडेंस टूल में ये खासियत है कि वो किसी को भी उसके रियल मार्शल सोल में कन्वर्ट कर सकता है। जो सुनकर दूसरी तरफ गहरी सोच में केटाओ कहता है कि इतना हाई लेवल एडवांस सोल गाइडेंस टूल मिंगयू सेट तो बिल्कुल नहीं बना सकता। जरूर उन लोगों को ये डेंजरस सोल गाइडेंस टूल सन मून रॉयल एकेडमी ने ही प्रोवाइड किया होगा, ताकि ये लोग हमें हरा कर या फिर इंजर कर दे। और यहाँ मास्टर जिंग के चेहरे पर ये खुशी देखकर हमें समझ आ जाता है कि केटाओ बिल्कुल सही सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू बिंग ने टीसी के साथ जियाओ जियाओ पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ जियाओ जियाओ उसका मुकाबला करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से जियाओ जियाओ ने यहाँ पर अपने तीनों कैलिडोन्स का इस्तेमाल करते हुए सील ऑफ द कैलिडोन टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जो कि उसके 4th मार्शल सोल स्किल थी। यहाँ मिस टांग वुटोंग जियाओ जियाओ के इस 4th मार्शल सोल स्किल के बारे में
बताती है कि एक एंशियंट एक्सोटिक बीस्ट के सोल रिंग से आता है। ज़्याओ की इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद दुश्मन की सोल पावर 30% तक कम होकर रह जाती है और ये इफेक्ट 3 सेकंड तक रहेगा। और यह अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। सील ऑफ कैलिड्रॉन टेक्निक की वजह से ज़ुबिंग की सोल पावर कम हो गई, जिस वजह से देखते ही देखते उसका बड़ा सा आजगर भी साइज में छोटा होने लगा। ये देखकर यहाँ ज़ुबिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि क्या बस तुम सिर्फ यही कर सकती हो, जल्दी मेरी सोल पावर वापस से रिकवर हो जाएगी। जो सुनकर ज़्याओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन उससे पहले ही मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी। और ये कहते साथ ही अचानक ज़्याओ ने अपने तीनों कैलिड्रॉन्स को एक साथ कंबाइन कर दिया, जहाँ वो एक माइटी कैलिड्रॉन बना देती है। इसके बाद वो तेजी से हवा में जम करती उस माइटी कैलिड्रॉन को एक फुटबॉल की तरह किक करते हुए तेजी के साथ यहाँ ज़ुबिंग की तरफ थ्रो कर चुकी। ज़ुबिंग इस बड़े से कैलिड्रॉन को अपनी तरफ इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और उसे मूव करने का समय ही नहीं मिला, जिस वजह से हम देखते हैं कि अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस अटैक की वजह से ज़ुबिंग का सर चकरा रहा था। बाकी की ऑडियंस भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। ज़ुबिंग का गुस्सा आसमान छू रहा है कि एक कमजोर लड़की भला उसकी ऐसी कंडीशन कैसे कर सकती है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन तभी अचानक क्यूट सी ज़्याओ यहाँ पर सब लोगों के सामने कहती है कि चलो बाय बाय, मैं हार मानती हूँ। जो देखकर तो ज़ुबिंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या इवन की मिंग्यू सेक्ट के लोगों को भी कोई समझ नहीं आ रहा था, लेकिन 7 मास्टर्स पहले से ये प्लानिंग करके आए हुए थे, उनमें से किसी को भी हैरानगी नहीं हो रही थी। अभी अचानक यूहो ने भी यहाँ पर मास्टर जेंगजुन से कहा कि चीफ रेफरी, हम लोग इस इंडिविजुअल कंपटीशन में हार मानते हैं, हम चाहते हैं कि अब इंडिविजुअल कंपटीशन को खत्म करके टीम फाइट करवाई जाए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ मिंग्यू सेक्ट को पूरे 7 पॉइंट मिल गए। एमसेट पहले ही 4 फाइट जीत चुका था और दूसरी तरफ मिंग्यू सेक्ट को भी 7 पॉइंट्स मिल गए, यानी कि वो लोग पॉइंट्स में फिलहाल तो आगे है, जो कि दिखने में तो लोगों के लिए अच्छी सिचुएशन लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इविल सोल चर्च का लीडर यहाँ पर कहता है कि बेशक टांगसेट की टीम मेंबर्स ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, जिसकी वजह से अब टीम बैटल शुरू होगी। लेकिन इन लोगों ने इंडिविजुअल बैटल के दौरान ही मिंग्यू सेक्ट के डिसाइपल्स को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और डायरेक्टली यहाँ टीम बैटल में जाने की वजह से मिंग्यू सेक्ट के डिसाइपल्स को रिकवरी का समय ही नहीं मिला होगा। और चूँकि उनकी सोल पावर इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगी तो वो लोग हार जाएंगे। ये टैक्टिक्स तो वाकई में कमाल के है, पता नहीं किसने ये सारी प्लानिंग की होगी। इवन की मास्टर जिंग भी ये सब सुनकर परेशान होते हुए कहते हैं कि इंडिविजुअल राउंड की वजह से मिंग्यू सेक्ट को ऑलरेडी 7 पॉइंट्स मिल चुके और फिलहाल टांगसेट के पास 4 पॉइंट्स है। लेकिन टीम बैटल अगर टांगसेट जीत गई तो उन लोगों के पॉइंट्स बढ़ते हुए 9 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो लोग ऑलरेडी इस बैटल को जीत जाएंगे। सच कहूँ यूहो, तो वाकई में तुम्हारी इस प्लानिंग ने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम्हारी कैलकुलेशन तो कमाल की है। लेकिन अब तुम लोगों को मिंग्यू सेक्ट की असली पावर देखने को मिलेगी। जो सुनकर दूसरी तरफ इविल सोल चर्च का लीडर यहाँ मास्टर जिंग से सवाल करते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? तुम्हें अभी भी लगता है कि मिंग्यू सेक्ट इस बैटल को जीत जाएगा? जिस पर मास्टर जिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि मिंग्यू सेक्ट के सारे डीमंस टीम बैटल में तो पूरी तरीके से खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ मास्टर जिंग जब ये सब कह रहे थे तो दूसरी तरफ अरीना में यहाँ ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ गई, जहाँ पर 6 वर्सेस 6 टीम बैटल होने वाली है। यहाँ अड़ी की बहन तो पहले ही काफी जरा गुस्से में थी। वो अचानक अपने साथियों से कहती है कि आगे बढ़ो और इन सबको जान से मार डालो, जिस पर यूहो के टीममेट्स भी आगे की तरफ बढ़ते हुए फाइट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि आड़ी की बहन तो यहाँ मिस टांगुटोंग से अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो उसे जान से मारने की कोशिश करती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि टांगसेट के ये 7 मास्टर्स काफी अच्छी टीम फाइट लड़ते हैं। इन सब लोगों का एक दूसरे के साथ बैलेंस और फाइट पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट था। जहाँ फाइट के दौरान ही अचानक से हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग हवा में जम करते हुए अपने 10,000 लाइट नीडल स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन से यहाँ आड़ी की बहन पर हमला कर चुकी, जिससे काउंटर करने के लिए आड़ी की बहन ने भी फौरन से यहाँ पर अपने बैट की मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया। तभी अचानक उसकी नजर केटा पर पड़ गई, जो कि अपने पियर्सिंग कैनन के अटैक को रेडी करते हुए मिंग्यू सेक्ट के ही किसी डिसाइपल पर हमला करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ आड़ी की बहन ने देख लिया, इसलिए वो फौरन से मिस टांगुटोंग से खुद की जान छुड़ाकर तीसरी के साथ अपने ही एक टीम मेंबर फ्लैश के पास पहुंच गई, जहां पर वो अपने ही बैट का इस्तेमाल करती उस अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। यहाँ अगर आड़ी की बहन अब तक ना पहुंची होती तो इस पियर्सिंग कैनन के अटैक ने अब तक फ्लैश को पूरी तरीके से धोबी बचाड़ कर दिया होता। सब लोग ये देखकर काफी जरा सरप्राइज थे। लेकिन दूसरी तरफ हम दिखते कि केटा अभी तक रुकता नहीं, बल्कि वो अपने आई ऑफ फियर सोल गाइडेंस टूल को फौरन से एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक लेवल 7 का सोल गाइडेंस टूल था। मास्टर जिंग भी यहाँ पर आई ऑफ फियर सोल गाइडेंस ट्रेजर को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेजर है। ये ट्रेजर अरीना से 100 मीटर ऊपर ऊंचाई में उड़ेगा और इसे रिचार्ज होने में 10 सेकंड लगेंगे। हर 10 सेकंड बाद ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल सकता है, जो कि किसी भी इंसान की स्किन को चीर दे या फिर जला दे। इवन की इसमें बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव पावर और अरे भी होगी। यहाँ इस वक्त
मेंग्यू सेट का कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं जो कि इस लेवल 7 के सोल गाइडेंस टूल का अटैक झेल सके। इसलिए मास्टर जिंग को काफी जरा फिक्र हो रही थी। वो कहते हैं कि केटाओ तो काफी जरा तेज निकला, इससे खुद ही इस लेवल 7 के सोल गाइडेंस टूल को बनाया, जबकि साथ ही इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये लड़का सोल गाइडेंस टूल्स के मामले में यूहाओ से भी ज्यादा टैलेंटेड निकलेगा। यहाँ इसी वजह से हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस की नजर भी केटाओ पर आ गई थी, जहाँ वो अपने मन में कह रहे थे कि पता नहीं क्यों जब भी मैं इस लड़के को देखता हूँ मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारीना में फाइट काफी जरा जबरदस्त चल रही थी। ज़ुबिंग जो कि दोबारा से उसे बड़े असकर फॉर्म में आ चुका था, वो जियांगनेन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ू सेंशी ने तो जियांगनेन को हाथ से पकड़कर उसके सामने से हटा दिया, जिसकी वजह से अब ज़ू सेंशी उसका चारा बनने लगा है। जबकि दूसरी तरफ आड़ी की बहन भी यहाँ धीरे धीरे करके मिस टांगमुटोंग पर बारी पड़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ फाइनल अटैक मिस टांगमुटोंग पर चल पाती, अचानक से वो पैरालाइज हो जाती है, जो देखकर तो वो पूरी तरीके से हैरान हो गई और हम समझ आते हैं कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यूहाओ ने किया था। वो अपने थंडर मॉस्किटो सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कुछ देर के लिए आड़ी की बहन को पैरालाइज कर चुका, जो देखकर दूसरी तरफ ज्यासियो भी इस मौके से फायदा उठाने के लिए फोन से सामने की तरफ आकर अपने कैलिडोन से यहाँ आड़ी की बहन पर हमला कर देती है। लेकिन फ्लैश यहाँ वक्त पर सामने की तरफ आते हुए अपने शैडो स्पीयर का इस्तेमाल करते उस कैलिडोन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर इस वक्त बहुत ही तेज फाइट चल रही थी, लेकिन ये सारी की सारी फाइट यूहाओ ने पहले से प्लान करके रखी हुई है, क्योंकि केटाओ का फेयर फाइट ट्रेजर ऑलमोस्ट रिचार्ज हो चुका था, जिसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए याओचेन तेजी के साथ केटाओ की तरफ बढ़ते उस पर अपनी तलवारों के साथ जंप कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो केटाओ के पास भी जा पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांगमुटोंग ने एक बार फिर से अपनी ग्रेविटेशनल पुल फॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिस वजह से याओचेन जमीन के साथ चिपक गया और वो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, एक ही टेक्निक 2 बार नहीं। अभी केटाओ भी उसका किस्सा खत्म करने के लिए फनन अपने फेयर ऑफ आई से यहाँ याओचेन पर ही एक लेजर बीम से हमला कर देता है, जो लेजर बीम अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो अटैक अगर यहाँ याओचेन से टकरा गया तो यकीनन उसकी मौत तय है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जोंगजो फौरन से बीच में आते हुए यहाँ याओचेन की जान बचा चुके, और चूंकि रेफरी ने याओचेन की जान बचाई थी इसलिए वो इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ुबिंग यहाँ तीसरे के साथ दोबारा से जियांगनेन पर हमला करने लगा था, लेकिन ज़ू सेंशी फौरन से बीच में आकर अपने ज़ुआंगमिंग शील्ड का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस मौके से फायदा उठाकर दूसरी तरफ ज़्याओज़ो एक बार फिर से अपने माइटी कैलिडोन को वहाँ पर समन कर लेती है, जिसे वो तेजी के साथ ज़ुबिंग की तरफ थ्रो करने लगी। लेकिन इस बार किन्यू भी ऐसा होने नहीं देती, बल्कि वो फोन से अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस कैलिडोन की डायरेक्शन चेंज कर देती है, जो करने के बाद किन्यू को लग रहा था कि शायद उसने ज़ुबिंग को बचा लिया, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जियांगनेन तेजी के साथ जंप करते हुए यहाँ किन्यू की ही सोर्ड को जोरदार किक करते हुए ज़ुबिंग पर थ्रो कर देती है, जो के साथ ही साथ ज़्याओज़ो ने भी अपने सेकंड कैलिडोन से फौरन किन्यू पर हमला करते उसे पीछे की तरफ हटा दिया था। यह मिंगयू सेट को इस तरह से हारता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा है, लेकिन टांग सेट को सपोर्ट करने वाली बाकी की ऑडियंस काफी जरा खुश थी। सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करता हुआ देखकर आड़ी की बहन कहती है कि टांग सेट काफी जरा अच्छा टीम वर्क कर रहा है, और मुझे लगता है कि इन लोगों का कोर कमांडर जरूर वही लड़का होगा जो कहती उसने यूहाओ की तरफ इशारा कर दिया, और उसके ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि यूहाओ सच में अपने सोल डायरेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद के दोस्तों को कमांड्स दे रहा था। इसीलिए आड़ी की बहन ने यहाँ यूहाओ को ही टेक डाउन करने का फैसला किया, जिसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करने शुरू हो गई। यूहाओ भी ये देखकर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि यही सही मौका है, अपने प्लान को शुरू करो। यूहाओ की ये बात सुनती हम देखते हैं कि स्नो गर्ल ने सबसे पहले अपने एम्परर स्नो पाम टेक्निक को रेडी कर लिया। उसी तरफ मिस जियांगनेन भी ये देखकर फौरन से उसे स्नो पाम के अंदर की तरफ जंप कर देती है, जबकि असली चाल तो यहाँ ज़ू सेंशी चलने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन से मिस जियांगनेन को यहाँ आड़ी की बहन के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से आड़ी की बहन उस स्नो पाम के अंदर आ गई। वो बेचारी तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, जबकि दूसरी तरफ केटाओ भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो ये फौरन अपने फेयर रे टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आड़ी की बहन पर हमला बोल देता है, और यहाँ इन्हीं कंबाइन अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जो देखकर मिंगयू सेट के डिसाइपल्स तो अपने कैप्टन के लिए काफी जरा परेशान हो गए। वो लोग परेशान होते हुए यही सोच रहे थे कि शायद उनकी कैप्टन सर्वाइव ही नहीं कर पाई होगी, जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर जियांगनेन फौरन से उन दोनों को भी नॉकआउट करके अरीना से बाहर पटक देती है, जो देखकर लग रहा था कि शायद टांग सेट अब इस फाइट को जीत गया। लेकिन जैसे ही मैदान में से धुआं हटा हम देखते हैं कि यहाँ कैप्टन तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, उल्टा उसकी सोल पावर काफी जरा इंक्रीज हो चुकी थी। ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने एक लेवल 7 का फेयर रे बर्दाश्त कर लिया, साथ ही साथ एम्परर पाम टेक्निक से भी वो बच गई। आखिर ये हुआ कैसे? लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जिंग जानते रहे कि इसने भी अपनी बाई की तरह खुद की बॉडी में एम्पलीफिकेशन सोल गाइडेंस टूल इंजेक्ट कर लिए, जो कि मैंने इन्हें दिए थे। अब वक्त है कि तुम दोनों भाई बहन अपने वादे को पूरा करो। तुम लोगों ने कहा था कि तुम अपने सबसे खतरनाक फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, तो मुझे
मुझे दिखाओ आप अपने सबसे ज्यादा खतरनाक किलिंग मूव्स। यहाँ पर अरीना में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेकिन इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।